हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की ओरिजिन, उसका रेवोल्यूशन और साथ ही साथ इंटीरियर। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ताकि सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस। तो स्टार्स क्या हैं? स्टार्स गैसेस का एक मतलब बैग है, एक तरह से ये मान के चलो। मतलब ढेर सारी गैसेस एकदम डेंस फॉर्म में एक जगह जब रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टार्स। ओके। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड्स एंड द ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैसेस को एक जगह इकट्ठा करके रखने में मदद करती है, और इसीलिए ये एक कोर का निर्माण होता है और इसके चारों तरफ एक क्लाउड जैसा आकार होता है। धीरे धीरे ये क्लाउड क्या होते हैं, और भी ज़्यादा घने होते जाते हैं, कंडेंस्ड होते जाते हैं, और जो मैटर है इनके आसपास वो क्या होता है? डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड, एक छोटी सी गोल चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। These small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimal। प्लेनेटेसिमल कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इन द फाइनल स्टेट दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेटेसिमल्स accrete to form a fewer large body in the form of planet। अब आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। इतना तो आपको पता ही होगा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। द नेब्यूला फ्रॉम विच द आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन समटाइम्स 5 to 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो ऐसा माना जाता है कि 5.5 बिलियन ईयर्स साल पहले हमारे प्लैनेट्स का मतलब हमारे सन का निर्माण हुआ, और प्लैनेट्स का निर्माण 4.6 बिलियन साल पहले हुआ, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारा सन, 8 प्लैनेट्स और 63 नेचुरल सैटेलाइट्स, जिनको आप मून्स भी कह सकते हो। अर्थ के लिए जिस तरह मून है उसी तरह हर प्लैनेट के अपने अपने मून्स हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। मतलब छोटे छोटे पत्थरों से लेकर बड़े बड़े उल्का पिंडों तक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स। ये कहाँ इनर प्लैनेट, और एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। मतलब देखो कि ये मान लो हमारा सन है, ठीक है। तो ये सन है, अब यहाँ एक लाइन से प्लैनेट्स हैं, और इन 4 प्लैनेट्स के बाद एक एस्टेरॉइड्स की पूरी बेल्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ 4 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं और ये आउटर प्लैनेट्स हैं। बस सिंपल। तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि अर्थ लाइक, पृथ्वी के जैसे प्लैनेट्स।
ये पत्थर के बने हुए हैं, बहुत सारे मेटल्स भी हैं इन पे, ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी के 4 जो है वो जोवियन और गैस जायंट प्लैनेट्स कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? गैस जायंट्स प्लांट्स। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो या तो बहुत बड़े गैस के गुब्बारे हैं ये मान के चल लो, या फिर इनको जोवियन कह लो। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। जोवियन का मतलब क्या होता है? जुपिटर के जैसे। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ज़्यादा बड़े हैं जोवियन प्लैनेट्स, बट इनका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है और हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, मतलब लगभग 6.5 बिलियन ईयर्स एगो ही सारे प्लैनेट्स बने थे। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को ऐसे माना गया था कि मतलब हाँ, प्लूटो भी हमारे प्लेनेट का ही हिस्सा है और हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन उसके कुछ ऐसे बिहेवियर मतलब रीजन्स की वजह से फिर से उसे हटा दिया गया, ठीक है। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो प्लेनेट नहीं है। वो क्या है? ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लेनेट से थोड़ा सा छोटा और प्लेनेट से थोड़ा सा अलग। देखिए, प्लैनेट्स को क्या करना पड़ता है कि एक ऑर्बिट पे मूव करना होता है, ठीक है। तो एक तो ये एग्जैक्ट ऑर्बिट हमेशा फॉलो नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था और साथ ही साथ इसके जो फॉर्मेशंस थी उसमें भी चेंजेस थे। द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं मतलब इनर प्लैनेट्स, शुरुआत के 4 अर्थ, मार्स और बाकी के 2 आप कमेंट करके बताओ। फॉर्म्ड इन द क्लोज vicinity of the parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles। मतलब सूरज के अगर बहुत ज़्यादा पास रहोगे तो क्या होगा कि इतनी गर्मी होगी ना कि वहाँ आप पिघल नहीं पाओगे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाओगे। देखो, जोवियन प्लैनेट्स फॉर्म्ड एट क्वाइट एट डिस्टेंस लोकेशन। तो जोवियन प्लैनेट्स क्या हैं? दूर रहते हैं। जो सोलर विंड है वाज मोस्ट इंटेंस नियरर टू द सन। तो सोलर विंड कहाँ सबसे ज़्यादा लगेगी? सन के पास। सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे सोलर वाइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जोवियन प्लैनेट्स पे कम करती हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या हैं? छोटे हैं। एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। और इनकी जो ग्रेविटी है वो गैसेस को नहीं रोक पाती है। अब एक बात और कर लेते हैं मून की, चंद्रमा की। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह किसे कहा जाता है? मून को। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। बहुत सारे कोशिशें की गई हैं जिससे ये बताया जाए कि मतलब मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बट इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन suggested that initially the earth and the moon formed a single rapid rotating body। मतलब अर्थ और मून दोनों एक साथ ही बने हुए थे, एक साथ थे। द होल मास, ठीक है।
और ये कैसी शेप थी? डम्बल शेप। डम्बल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है डम्बल शेप। तो ऐसा था अर्थ और मून, और अचानक से ये टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए था, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास ज़्यादा थी, तो ये अर्थ के ही चक्कर लगाने लगा। ठीक है, आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो सन से कितना दूरी पर है, वेनस कितनी दूरी पर है, अर्थ कितनी दूरी पर है, मार्स कितनी दूरी पर है। साथ ही साथ उन सब की डेंसिटी भी आप देख सकते हो, रेडियस देख सकते हो कि कौन कितना बड़ा है, और किसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं वो भी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जुपिटर और सैटर्न के पास है, 53। ओके, देखो सारे एविडेंस मतलब साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे, तो कुछ लोगों ने ये भी बताना शुरू किया, नॉर्मली आज भी यही माना जाता है कि जो अर्थ है जब बन रहा था इसी समय पर एक ब्लास्ट हुआ और अर्थ का कुछ टुकड़ा बाहर आकर अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने लगा, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स थी। यहाँ से कुछ टकराया और अर्थ का कुछ टुकड़ा टूटकर बाहर आ गया। ठीक है, तो अर्थ से ही मून का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। देखो यहाँ लिखा है, अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ द मार्स, मतलब लगभग 3 गुना ज़्यादा मार्स से क्या हुआ, कोलाइड हो गया अर्थ से। कोई एक बॉडी थी जो मार्स से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, वो अर्थ से टकराई। ठीक है, और इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस, तो अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेस में फैल गया, और उस ब्लास्टेड मटेरियल ने क्या किया, अर्थ के ही चारों तरफ घूमना शुरू किया, और 4.4 बिलियन ईयर्स अगो इसका अर्थ का निर्माण हुआ, मून का निर्माण हुआ, सॉरी। नाउ डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन, मतलब यहाँ पर ना तो इंसान रहते थे, सिर्फ पत्थर ही पत्थर, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, एटमॉस्फेयर भी बहुत ही पतला था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन आज से बहुत हजारों लाखों साल, करोड़ों साल पहले। ठीक है, विच मे हैव कॉज दिस चेंज फ्रॉम रॉकी बैरन, देखो यहाँ लिखा है, देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेसेस, कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिन्होंने पृथ्वी पर जो सिर्फ बंजर भूमि थी, पथरीली ज़मीन थी, उसको एक खूबसूरत ग्रह में बदला। ठीक है, आज हमारे पास जितना चाहिए उतना हमारे पास पानी उपलब्ध है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है फेवरेबल, जहाँ जीवन संभव हो सके। इसीलिए यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4,600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट, मतलब उस समय कैसा एनवायरनमेंट था और आज कैसा है। द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परत दर परत बना हुआ है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक एक करके इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मतलब इस तरह से, और फिर प्लेनेट को इस तरह से डिवाइड किया जाता है, प्लेनेट्स के भीतर अलग अलग लेयर हैं। ठीक है ना, क्रस्ट, मेंटल, इस तरह से अलग अलग लेयर पृथ्वी के अंदर भी। ठीक है, द मटेरियल दैट एग्जिस्ट is not uniform. The atmosphere matter has the least density. From the surface
टू द डीटर डेप्थ द अर्थ्स इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन्स। तो मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पृथ्वी में अलग अलग जगह पर अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है ना। अब लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? देखो पृथ्वी पे चार स्फेयर है, जैसे कि लिथोस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो लिथोस्फेयर जल यानी कि जलमंडल, सॉरी थल मंडल, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। द अर्थ वॉज मोस्टली इन द वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड इज इंक्रीज्ड। मतलब पृथ्वी के इंटरनल टेम्परेचर को काफ़ी हद तक वृद्धि हुई, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ। और ये हमेशा मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन डेंसिटी की वजह से जब इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में, तब started getting separated depending on their density. This allowed heavier materials to sink toward the center of the earth and the lighter ones to move toward the surface. With passage of time it cooled further and solidified and condensed with a smaller size. This later led to the development of the outer surface of the crust. During the formation of moon के बनते समय ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट, जायंट इम्पैक्ट बताया ना, एक बहुत बड़ा मार्स के से 3 गुना बड़ा चीज़ अर्थ से टकराया था। द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप, अर्थ क्या हो गया, फिर से गर्म हो गया। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। और इससे भी क्या हुआ कि अर्थ के जो लेयर्स थे, लेयर्स बने, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट वी हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट। देखो पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। पृथ्वी को इस तरह से डिवाइड किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर मतलब जलमंडल, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने लिथोस्फेयर मतलब थल मंडल, और एक होता है बायोस्फेयर मतलब जीवमंडल, ठीक है। तो जहाँ हवा हो वो एटमॉस्फेयर, जहाँ पहाड़ पर्वत हो वो लिथोस्फेयर, जहाँ वाटर हो हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, और जहाँ लाइफ हो वो बायोस्फेयर, ठीक है ना। तो आपको इतना तो आई होप कि याद रहेगा। एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले स्टेज में क्या हुआ, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस हुआ। सेकेंड स्टेज में द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो पृथ्वी भीतर से बहुत गर्म थी उसने सहायता की। और अंत में क्या हुआ कि द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड। और धीरे धीरे अंदर की गर्मी की वजह से जो पानी के कुछ कण थे उनको मौका मिला, और धीरे धीरे वहाँ बहुत तरह की बारिशें शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे जीव जंतु पनपे और उन्होंने इस एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया, ठीक है। द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। लेकिन सोलर विंड्स की वजह से क्या होते थे, स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाते थे। दिस हैपन्स नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मतलब हर प्लेनेट पे ऐसा होता था, ओके। विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल। तो वहाँ जो भी एटमॉस्फेयर रहता था ना वो सोलर विंड्स की वजह से गायब हो जाता था। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी,
गैसेस एंड वाटर वेपर वेयर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। तो पृथ्वी जो उसका जो सॉलिड पार्ट था वहाँ से पानी के वाष्प और साथ ही साथ बहुत सारी गैसेस भी निकल रही थी, और इसी से शुरुआत हुआ हमारे वर्तमान एटमॉस्फेयर का। ठीक है, द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन, लेकिन आज की जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत हद तक पानी के वाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वेयर आउटपॉर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डी गैसिंग। मतलब अंदर से निकलकर बाहर की ओर गैसेस का आना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाता है, डी गैसिंग। पृथ्वी के भीतर से निकलकर पृथ्वी के बाहर आना। ढेर सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वोल्केनिक इरप्शंस मतलब देखो, मान लो कि ये वोल्केनो है, ये एक ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के भीतर जो कुछ भी था वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि यहाँ से ये निकल कर बाहर आया। ठीक है, तो ये इस तरह से गैसेस निकली बहुत सारी और वाटर वेपर निकले, और इस तरह से नए एटमॉस्फेयर का शुरुआत हुआ। उस समय बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब अर्थ ठंडा हुआ तो वाटर वेपर रिलीज स्टार्टिंग गेटर कंडेंस, मतलब पानी के जो बूंदें थीं, जो पानी का जलवाष्प था, वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होना शुरू हुआ। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजोल्व। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में था वो क्या हुआ, डिजोल्व्ड इन रेन वाटर, वो पानी में घुल गया, बरसात के पानी में घुल गया, और टेम्परेचर और भी धीरे धीरे घटता चला गया। ठीक है, द अर्थ्स ओशियन, पृथ्वी के समुद्र, सागर, ये कब बने, 500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, दिस टेल्स अस that the oceans are as old as 400 million years। तो ये हमें बताता है कि 4,000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं हमारे समुद्र महासागर। Sometimes around 3,800 million years ago life began to evolve। और 3,800 साल 800 मिलियन ईयर्स एगो जीवन शुरू हुआ पृथ्वी पे, और लगभग 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स लेटर क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। लाइफ वाज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज़्यादातर जीवन सिर्फ और सिर्फ समुद्र में था। ओशियन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ था, ओशियन में। ठीक है, और ऑक्सीजन ज़्यादातर मतलब कंट्रीब्यूट करता था ओशन, सागर, और ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ पौधे होने शुरू हुए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन और भी बाहर निकलने लगा। लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, और धीरे धीरे 200 मिलियन ईयर्स एगो एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन बढ़ने लगा। द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज़ अनडाउटेडली क्लियरली दैट इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। मतलब उस समय ऐसा कोई हमारे लाइफ के लिए अर्थ पे कुछ भी नहीं था। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज के जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हम सब पैदा हुए हैं। आप भी जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वो मतलब वो डीएनए भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, एक केमिकल का ही बना होता है। विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एकदम पहले छोटे छोटे
एकदम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह बने, पानी में रहने वाले छोटे छोटे, और धीरे धीरे वो मिलकर बनते चले गए एक के बाद एक। ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट दिस पीरियड इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है। ये क्या होता है कि मान लो कोई पहाड़ है या फिर कोई पेड़ है या फिर कोई मछली है, ठीक है, तो ये जैसे हमारी मछली है, तो ये मछली किसी पहाड़ के पत्थर के बीच में चिपक गई, तो इसकी जो पूरी शरीर थी वो सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं और हड्डियों को एक तस्वीर की तरह छप जाती है किसी पत्थर वत्थर पे, तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं। कभी कभी हड्डियां भी मिल जाती हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ ए ब्लू एल्गी। तो ब्लू एल्गी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना और जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के थ्रू ये पता किया गया कि ये लगभग 3000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू इवॉल्व समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर अगो। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 3000 से 3800 मिलियन ईयर्स के लगभग में जीवन शुरू हुआ था पृथ्वी पे। ठीक है। और उस समय जीवन सिर्फ बैक्टीरिया हुआ करते थे, यूनिसेलुलर। ठीक है, एक सेल के बैक्टीरिया होते थे, फिर मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक है ना। और धीरे धीरे पूरी इंसान प्रजाति, मतलब पूरा का पूरा बायोस्फीयर बना, अलग अलग जीव हुए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो इन सब चीज़ों को आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ।